कुदरत ने हम सबको 5 सेंसेस दिए हैं जो कि हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 सेंसेस का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल है। जीवन व्यापन के लिए यही सेंसेस हमारा बहुत काम करते हैं। आज हम एक इंद्री के बारे में बात करने वाले हैं, वह है कान। आज हम इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं बहरेपन के कारणों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर साहब ईयर नोज एंड थ्रोट क्लिनिक। आज हम बात करेंगे बहरापन के कारणों के बारे में और इसके साथ साथ जो लोग मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। बहरेपन के बहुत सारे कारण हैं। यह परमानेंट भी हो सकते हैं, यानी हमेशा के लिए सुनाई देना बंद होना, या टेम्परेरी या थोड़े समय के लिए आपका हियरिंग लॉस हुआ है फिर वापस आ जाए। इनमें से कई ऐसे कारण हैं जो लाइलाज हैं, जिनका इलाज हो सकता है, और कई ऐसे हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। कई ऐसे हैं कि जो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कईयों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई कारण हमारी उम्र से रिलेटेड हैं और कई कारणों में सर्जरी करनी पड़ती है, और कई इमरजेंसी वाले कारण भी हैं जिनमें अगर एकदम से एक्शन नहीं लिया तो हियरिंग जा सकती है। अगर हम बहरापन के कारणों को समझना चाहते हैं तो हम पहले उनका वर्गीकरण करेंगे। इनका वर्गीकरण होगा एनाटॉमी के बेसिस पे कि कौन सा कारण कान के कौन से भाग को प्रभावित करता है, और उस आधार पर जो बहरेपन के कारण हैं वो हम आज देखने वाले। सबसे पहले तो कान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला बाहरी कान, फिर मिडल ईयर जिसको कहते हैं मध्य कान, फिर इनर ईयर और ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अब हम बताएंगे धीरे धीरे कि ये सब क्या है। बाहर का कान यानी एक्सटर्नल ईयर, जो कि ये है, इसको पिन्ना भी कहते हैं। इसका काम होता है जितनी भी साउंड है उसको, इसका एरिया ज्यादा होता है तो यह इन साउंड्स को यहाँ से कलेक्ट करता है और उसे कंसंट्रेट करके अंदर इस छेद से लेके जाता है। उसके बाद आता है अगली चीज, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये कैनाल से जो साउंड है वो यहां से पर्दे तक जाती है, तो यह पिन्ना से लेके पर्दे का एरिया जो है ये कहलाता है आउटर ईयर। उसके बाद पर्दे के दूसरी तरफ कुछ हड्डियां होती हैं जिनको ओसाइकल्स कहते हैं, सुनने की हड्डियां, तो ये मिडल ईयर में आता है। ये अमूमन क्या करती हैं कि जो साउंड बाहर से आती है वह पर्दे से टकराकर कंपन में कन्वर्ट हो जाती है। यही कंपन उन हड्डियों तक जाता है और वही हड्डियां इसको इनर ईयर तक ले जाती हैं। इसके बाद आता है इनर ईयर। इनर ईयर का पार्ट होता है वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया, और यह 2 चीजों से संबंध रखते हैं, पहला की सुनाई से और दूसरा की बैलेंस से। अब इनर ईयर के बाद आता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये जो है भाग, ये नर्व से लेके ब्रेन तक का पार्ट होता है, जो ये कंडक्शन होता है। तो इन किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत आएगी तो बहरेपन का वो एक कारण बन जाएगा। अब हम आपको विस्तार से ये कारण बताते हैं। बहरापन 2 तरीके से साइंटिफिक रूप से माना गया है। एक तो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और एक होता है सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, और तीसरा होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अगर आपका आउटर ईयर और मिडल ईयर प्रभावित है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, और ये अधिकतर टेम्परेरी, या क्या कहते हैं कि यह ठीक किया जा सकता है, ट्रीटेबल है। उसके बाद आता है सेंसोन्यूरल लॉस। ये लॉस जो है, अगर आपकी कोई भी चोट या कोई भी इंजरी इनर ईयर या ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे है तो ये होता है। ये अमूमन परमानेंट होता है और इसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रॉमा के कारण नर्व को इंजरी होती है या वायरल इन्फेक्शन से नर्व को इंजरी होती है, उस स्थिति में ये कभी कभी ट्रीटेबल होता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस,
जब कोई भी इंजरी ये मिडल ईयर या इनर ईयर इन दोनों को प्रभावित करेगी तो मिक्स्ड ईयरिंग लॉस देखा जाता है, जिसमें बंदे की नर्व भी जाती है और कंडक्शन भी जाता है। अब हम बहरेपन के कारणों की तरफ आते हैं। जो सबसे कॉमन बहरेपन का कारण है वह है वैक्स। इस कारण से लोग कान में खुजली भी करते हैं। वैक्स जो होता है यानी कि मैल, हमारे कान में हमेशा एक चिपचिपा सा द्रव आता रहता है जिसको कि सेरोमिन कहते हैं। इसका रोल होता है प्रोटेक्टिव, यानी कोई भी कीड़ा अगर कान के अंदर आए तो इस द्रव से वह मर जाता है। अब क्या होता है कि यह द्रव और डेड टिश्यूज और थोड़ा डर्ट मिलके वैक्स बन जाते हैं। तो वैक्स इंफेक्शन से क्या होता है कि जो साउंड है ये कान से पर्दे की तरफ आ रही है, तो ये बीच में अवरोध पैदा करता है। अवरोध होने से साउंड का पूरा कंपन अंदर नहीं जा पाता और बंदे को थोड़ा हियरिंग में फर्क लगता है। यह कारण सबसे सरल है, क्योंकि अगर किसी को वैक्स है तो केवल वैक्स वाली ड्रॉप्स डालनी है। वैक्स वाली ड्रॉप इन वैक्स को पतला या सॉफ्ट कर देंगी और वह खुद ब खुद आराम से निकल जाएगा। अगर वैक्स ड्रॉप से भी वैक्स नहीं निकल पाता तो हम ईएनटी सर्जन के पास जा सकते हैं। वह आराम से एक प्रोसीजर से ये सारा वैक्स निकाल देते हैं। तो यह प्रॉब्लम सबसे सरल और सबसे कम कॉम्प्लिकेशन वाली है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग कोई भी प्रॉब्लम इतनी सरल तो रहने नहीं देंगे, क्योंकि आप तो आप हैं, कुछ तो करेंगे ही। अब लोग क्या करते हैं, अमूमन माचिस की तिल्ली या कॉटन बड्स इसका इस्तेमाल करते हैं वैक्स निकालने के लिए, क्योंकि जो इसकी खुजली होती है बहुत इरिटेटिंग होती है। बहुत सारे लोग कान खुजाते रहते हैं और इस कारण से क्या हो सकता है, अगर आप कान खुजलाएंगे तो जो ऑडिटरी कैनाल है उसमें चोट करेंगे, कान का पर्दा भी फोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गए बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीज। इवन आपका ये दिक्कत भी नहीं होती तो बड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह वैक्स को और अंदर की तरफ धकेल देती है, यानी अगर आपका वैक्स बाहर है तो उसको और अंदर ले जाएगी। अब क्या होता है कि ईयर कैनाल जैसे जैसे अंदर जाती है वह छोटी होती जाती है। तो जो वैक्स बड़ी जगह पे था अब छोटी जगह पे है। अब जो वह थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर रहा था अब बड़ा अवरोध उत्पन्न कर रहा है, और वह भी पर्दे के पास। तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ कई लोगों को सुन की भी आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कान सफाई के लिए कभी भी मैच स्टिक, कोई नुकीली चीज और कॉटन बड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगला जो कारण आउटर ईयर का बहरेपन का है वह है इन्फेक्शन। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। यह भी बड़ी सरल चीज है, यह आराम से दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि यह आउटर ईयर में ही हो, यह पर्दे को या इनर ईयर को प्रभावित ना कर रहा हो। अगर इनर ईयर और पर्दे को यह प्रभावित करता है तो हियरिंग लॉस थोड़ा ज्यादा होता है और वह थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो डिसीज की स्टेट के अनुसार ईएनटी सर्जन डिसाइड कर सकते हैं क्या ट्रीटमेंट है। जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, ऑटोमाइकोसिस होता है, तो यह बीमारियां एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर के दायरे में ही आती हैं। जो पैथोलॉजीज एक्सटर्नल ईयर को अफेक्ट कर रही हैं उसमें एक आता है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसमें बोन की एक आउटग्रोथ हो जाती है और वह आउटग्रोथ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आ जाती है, जो कि जो आवाज कान से अंदर आती है उसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है। टेक्निकली वैक्स जैसा ही है, पर वैक्स तो ड्रॉप से निकल जाता है, पर यह तो ग्रोथ है, तो इसमें तो सर्जरी करानी पड़ेगी। इसके बाद जो अगली चीज आउटर ईयर को अफेक्ट कर रही है वह है फॉरेन बॉडी। छोटे बच्चों की आदत है कि कुछ भी वह कहीं भी डाल लेते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी ये काम करते हैं। हाल ही मेरी एक प्रैक्टिस में एक एडल्ट आए जिन्होंने कान में पेन का कैप डाल लिया था
अब बताइए, ये कोई बात है कान का कैप, पेन का कैप कान में डाल लेना? वो तो हमने निकाल लिया था, बट जो फॉरेन बॉडी है वह क्या करती है, वह ध्वनि प्रवाह के रास्ते में आ जाती है और ध्वनि को अंदर नहीं जाने जाती। अब इससे आगे हम बात करेंगे वो बीमारियां मिडल ईयर की जो हियरिंग में अफेक्ट कर रही हैं। मिडल ईयर की कंडीशंस की बात कर ले। मिडल ईयर यानी पर्दे के अंदर का पार्ट जहां पे मेजरली कान की हड्डियां जिन्हें ओसाइकल्स कहते हैं, जो कि स्टेपीज, इनकस, मेलियस होती हैं। अब क्या होता है कि मिडल ईयर का काम क्या है, जो आवाज कान के बाहर से अंदर आई है वह पर्दे से टकरा के एक कंपन में कन्वर्ट हो जाती है और वही कंपन इस मिडल ईयर से एम्पलीफाई होके इनर ईयर तक जाता है। कोई भी इन्फेक्शन अगर मिडल ईयर को प्रभावित करता है तो इस प्रक्रिया में दिक्कत आ जाती है, जिसका कि मेन एग्जाम्पल आता है ओटाइटिस मीडिया। यह बहुत तरह के होते हैं, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। तो ये बहुत कैटेगरी के होते हैं। यह तो ईएनटी सर्जन ही आपको बता सकता है कि कौन सी कैटेगरी का जो यह बीमारी आई है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है ऑटोस्क्लेरोसिस, जो कि ओसाइकल्स को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण जो पर्दे का कंपन होता है वह इनर ईयर तक नहीं जा पाता। ओटोस्क्लेरोसिस के लिए तो हम सर्जरी स्टेपेक्टमी कर सकते हैं। जो ओटाइटिस मीडिया होता है अगर इनिशियल स्टेज है तो वह दवाइयों से ठीक हो जाता है और आराम से पेशेंट रिकवर कर सकता है। अगर यह कॉम्प्लिकेट होता है, इनर ईयर भी प्रभावित होता है, तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार मिडल ईयर के इन्फेक्शन से पर्दा फट जाता है तो उस स्थिति में पर्दे का भी रिपेयर किया जाता है, क्योंकि अगर आपका पर्दा फट जाएगा तो 20 से 30 डेसिबल का हियरिंग का लॉस आपको समझ आएगा। इसके अलावा अगर नस इन्वॉल्व हो गई तो सेंसिन्यूरल लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपका कान बहे तो आप तुरंत ईएनटी सर्जन को दिखा दें, क्योंकि यही चीज लॉन्ग रन में बहुत बढ़ के कॉम्प्लिकेट हो सकती है और कान की नस को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम बात करेंगे नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस की। आजकल की युवा जो पीढ़ी है उसकी एक ही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है जो ईयर को नुकसान कर रही है, वो है हर समय हेडफोन लगाए रखना। आप कभी भी मेट्रो में जाएं, जितने भी नए कॉलेज गोइंग लोग हैं वह सब हमेशा कानों में ईयरफोन लगाए रहते हैं। पता नहीं इतने गाने सुनने की किसी को क्या प्रॉब्लम है। हमेशा गाने सुनना तो ठीक भी नहीं है, जब मन करे तब सुन ले। इसके साथ साथ कई लोग जो नौकरियां करते हैं उसमें 24 घंटे हेडफोन लगाना पड़ता है। अब हेडफोन से प्रॉब्लम क्या है कि हेडफोन से जो आवाज है वो कंसंट्रेट होके आपके कान के अंदर जाती है, तो यह कान का जो हियरिंग मैकेनिज्म है इस पे बहुत प्रेशर डालती है। बहुत ज्यादा कंपन टीएम पे आता है, तो वह कंसंट्रेटेड साउंड जब टीएम पे जाती है तो ओवर कंपन क्या कहते हैं, ज्यादा कंपन हो जाता है और ज्यादा वाइब्रेशन इनर ईयर्स तक जा सकते हैं, जिस कारण से इनर ईयर सेल्स को नुकसान हो जाता है और इस नुकसान से कई बार कानों में घंटियां भी बजती हैं, चक्कर भी आते हैं। तो ये नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। यह टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, जैसे एकदम से पटाखा फूटा या एकदम से आवाज आई और आपको एकदम से सुनाई देना बंद कर दिया। कई बार तेज आवाज से एकदम से सुनाई देना बंद करता है, साथ साथ चक्कर भी आने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस हियरिंग लॉस के खतरे से के आसपास आते हैं, जैसे जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो लोग डिफेंस में काम करते हैं, तो एकदम से गोली चलती है या तोप चलती है। तभी जब तोप चलती है तो बंदे ने अपने कान में ईयर जो प्लग्स लगाए होते हैं कान में कि कान को नुकसान ना हो। इसका एक ही चीज है कि इससे आप प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। अगर सेंसरी न्यूरल लॉस हो गया या नर्व इंपॉल्व हो गई तो रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं, और अगर सुनाई कम है तो आप हियरिंग एड लगा सकते हैं। अगले अब हम हियरिंग लॉस की बात करेंगे, उसे कहते हैं
एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, जिसे कि प्रेस्बाइक्योसिस भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी सुनने की क्षमता कम होती जाती है। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और एक आपका जेनेटिक मेकअप। कई लोगों में तो बुढ़ापे में भी सुनाई देना सही रहता है, पर कई लोगों में बहुत जल्दी एज रिलेटेड हियरिंग लॉस आ जाता है। तो ये जो हियरिंग लॉस है, अगर किसी में ऑनसेट होता है तो इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं। और स्लो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देके, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से जो नर्व की एजिंग हो रही होती है, जो नर्व का वियर एंड टियर हो रहा होता है, उसको रोका जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स पेशेंट्स को दें तो ये नर्व लॉस कम हो जाता है। इसके साथ साथ लिटरेचर में कुछ हर्ब्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो नर्व को ताकत देती हैं, उसका भी जिक्र है। तो इन सब चीज़ों से हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि हम ख़त्म कर दें और जो लॉस हो चुका है वो नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको अगर हियरिंग लॉस है तो आप तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जो उसको क्वांटिफाई करके जल्द से जल्द आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। क्योंकि जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे उतना ही हियरिंग की रिकवरी होने का चांस है। बाद जो अगला कारण मैं आपको बताने वाला हूँ वह है वायरल इन्फेक्शन ऑफ द इनर ईयर। इसमें क्या होता है कि बंदे को चक्कर आते हैं, थोड़ी बेहोशी सी लगती है और हियरिंग में लॉस हो जाता है। और यह एकदम से होता है, यह एक इमरजेंसी वाली चीज़ है। बंदे का सुनाई एकदम से कम कर जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुनाई देना एकदम से कम हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, ईएनटी डॉक्टर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आपको अपनी नर्व को बचाना है तो आपको स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ेंगे। जो लास्ट में पॉइंट बताने वाला हूँ वह है इंजरी। इंजरी बहुत वेरिएबल होती है, वह कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। हल्की सी इंजरी से तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी इंजरी ज़्यादा पर्दा फट जाएगा। जैसे कभी कभी बच्चों को थप्पड़ मार दो, पति अपनी बीवी को थप्पड़ मार देते हैं, कभी कभी हमारे क्लिनिक में आते हैं ऐसे केस, या टीचर बच्चों को मार देती है। तो क्या हो जाता है कि ये थप्पड़ कान पे जो पड़ता है उससे कान का पर्दा फट जाता है। तो अगर तो बहुत छोटी परफोरेशन है, यानी बहुत छोटा सा छेद है, वह तो खुद हील हो जाएगा। तो ये जो ट्रोमेटिक परफोरेशन है, इसमें एक चीज़ करें, कभी भी झोला छाप पे तो ना ही जाएं, या जो नॉन ईएनटी है उस पर तो जाए ही ना। क्योंकि ड्रॉप नहीं डालनी है, इन चीज़ों में ड्रॉप नहीं डालनी है। अगर आप ड्रॉप डालेंगे तो जो छोटा सा छेद होगा वह और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर परफोरेशन बड़ी है और ईएनटी सर्जन को यह लगता है कि यह खुद हील नहीं हो सकती, तो आपको ऑपरेशन करके वो परफोरेशन को हील करना। इसके अलावा अगर और सीरियस चोट है जिसमें ओसाइकल्स भी हो गए हैं, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, स्कल के फ्रैक्चर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, ये कैटेगरी ऑफ फ्रैक्चर्स होता है जिसमें टेम्पोरल बोन, जिसमें आपका पूरा ईयर बेस्ड है, वह हो जाता है। तो उस कारण से नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, ओसाइकल टूट सकते हैं, परफोरेशन हो सकती है। तो उस कारण से भी आपका हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर ये नर्व इन्वॉल्व होती है ट्रॉमा में, क्योंकि ये बैलेंस की भी नर्व है, तो आपको चक्कर भी आएंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत बता सकते हैं। मैं शीघ्र ही इस चीज़ का निवारण करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।